Good evening, sir. चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको एक ऑब्जेक्टिव लेकर के और उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित मैंने 3 प्रकार के जो हाइपोथेसिस है वो कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो एक एग्जांपल और ले लो या आपको समझ में आ गया है? ले लीजिए सर। मतलब मीन का ही ले लूं या कोई और एग्जांपल ले लूं, कोरिलेशन का ले लूं? सर कोरिलेशन का ले लीजिए। चलिए, अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव है तो the objective is to study the achievement in mathematics in relation to reasoning and anxiety of students। अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है तो देखिए मैं यहां पे हाइपोथेसिस लिखता हूं। आप में से कोई बताएगा कि रिसर्च हाइपोथेसिस इसका क्या बनेगा? मैंने रिसर्च हाइपोथेसिस में बताया था कि ये शब्द आना चाहिए, रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंट वर्ड आना चाहिए। तो कोई बताएगा कि इसका क्या बन सकता है हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस? आप हिंदी में भी बता सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस सर। यस सर। आप
बताइए इसका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगा? शोध परिकल्पना इसकी क्या होगी? शोध परिकल्पना में कौन सा शब्द आना जरूरी है? रिलेशनशिप सर। Significant. Significant. उसके अलावा Sir, significance Sir, word. variable. नहीं, No significant. रिलेशनशिप। सर नहीं। रिलेशनशिप। हाँ बोलिए भैया। हाँ रिलेशनशिप। दैट्स राइट। विश्वजीत, आपका आंसर 100% सही है। तो आप बताइए हजारा जी कि इसका क्या बनना चाहिए? सर ऑब्जेक्टिव दिखाइए प्लीज। ये दिखा दिया ऑब्जेक्टिव, ये रहा ऑब्जेक्टिव आपका। बोले भाग्यश्री। Sir, there is no significant relationship between achievement in mathematics and reasoning of students. श्री, Thank you, sir. आपको तो बहुत जल्दी आ गया। आपको पहले भी पता था क्या? नहीं सर, आपने कल बोला था ना। आपको तो एकदम से समझ में आ गया। वेरी नाइस। एक बार फिर दोबारा बोलेंगी क्या? जी सर, there is no significant relationship between achievement in mathematics and reasoning of student. ये पहला होगा और दूसरा होगा there is no significant relationship between achievement in mathematics and anxiety of students. करेक्ट करेक्ट। आपको हिंदी भी आती है क्या इसकी? नहीं सर, हिंदी नहीं आती है। अच्छा, कोई बात नहीं, बट आपने एकदम से समझ लिया है। और कोई बताएगा क्या रिसर्च हाइपोथेसिस इसका क्या बनेगा? हजारा जी, आप बताना चाहते थे। कोई और बताना चाहेगा क्या? चलिए, तो इसका एक बनेगा तो आप इसका एक बन जाएगा that there is no significant relationship between achievement in mathematics and reasoning of students. और इसका दूसरा बन जाएगा, इसकी मैं हिंदी बताऊं क्या? Yes, sir. Yes, sir. हिंदी बताऊं? Yes, sir. और मैंने कल तो बताई थी भैया। चलो लिखिए, विद्यार्थियों की
गणित में उपलब्धि एवं रीजनिंग को क्या कहेंगे? तार्किक क्षमता। शक्ति। तार्किक तार्किक क्षमता में कोई सार्थक संबंध नहीं है। और दूसरा हो जाएगा कि अब रीजनिंग को हटा के अब यहां पे हम एंग्जाइटी लगा देंगे। इसकी बताऊं हिंदी या आपको आती है? तार्किक क्षमता के की जगह आपको एंग्जाइटी लिखना है। एंग्जाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंतन। चिंता सर। तो फिर अब आप देख लीजिए, तो आप इसकी हिंदी बताऊं या आगे आपको? आप इसकी हिंदी कर लोगे या बताऊं? हो जाएगा सर। ठीक है। ये दो इसके रिसर्च हाइपोथेसिस हो गए। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कौन बताएगा? बोलिए, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इसका क्या बनेगा? बोलो मनीषा, मनीष मोदी, बोलिए। सर क्षमा चाहूंगा, कल क्लास अटेंड नहीं करी थी ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी पता नहीं है। क्या आपने कल क्लास नहीं अटेंड की थी? हाँ सर, थोड़ा काम था तो मैं बाहर चले गया था। बस ठीक है, तो ऐसे ही बाहर जाते रहो, अच्छा रहेगा। हाँ जी, कोई बताएगा क्या इसकी सांख्यिकीय परिकल्पना क्या बनेगी? हाँ बोलिए दास, विपाशा दास, प्लीज गो अहेड। विपाशा दास बताइए। Sir, there is no significant difference between student level of academic achievement in mathematics and the level of anxiety, and दूसरे में level of reasoning होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? Sir, study the achievement in mathematics in relation of reasoning and anxiety of students. तो यहाँ पे मीन है क्या? Oh, sorry sir. Yes sir. कंपेयर लिखा है Yes क्या? sir. Yes sir. तो फिर आप बताइए क्या होगा इसका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस? Sir, there is no significant difference between the mean score of academic students of academic achievement between the academic achievement in mathematics and the reasoning level. आप एक बात बताइए, आप वेट को और हाइट को कंपेयर कर सकती हैं क्या? किसको सर? वेट और हाइट? नहीं सर। तो आप तो वही कर रही हैं। अरे ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन है क्या? दास, यस सर। कंपैरिजन लिखा है क्या? क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में? कंपैरिजन तो रिलेशनशिप है सर। तो यहाँ तो रिलेशनशिप है, तो कंपैरिजन रिलेशनशिप बताता है क्या? ओ गॉड, चलिए मैं बताता हूँ। There is no significant correlation between. हाँ, आप फिर दोबारा बोलो।
there is no significant correlation between the mean score of academic achievement in mathematics and the reasoning level. अरे भैया कोरिलेशन मीन में नहीं होता है। विपाशा आप रहने दो, चलो आप रहने दो, म्यूट कर लीजिए पे। और कोई Yes, sir. बताएगा क्या? माधुरी बताइए जी। माधुरी, विवेक, विवेक पांडे, कोई बताएगा क्या? चलो हाँ बोलिए भाग्यश्री। Sir, there is no significant correlationship between academic in mathematics and reasoning of students. बिल्कुल, वो क्या है? वो academic in mathematics है या achievement? Sorry, sir, achievement in mathematics. वेरी गुड, वेरी गुड। भाग्यश्री, अब आप भाषण दे सकती हो मेरी जगह। No, sir. मैं कल नहीं आऊं, कल आप पढ़ाओगी? नहीं, sir. अरे आपको तो एकदम से समझ में आ गया, वेरी गुड। Thank you, sir. तो इसका जो स्टैटिस्टिकल होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे स्टैटिस्टिकल शब्द आना चाहिए, और वो जो स्टैटिस्टिकल शब्द है वो है कोरिलेशन। देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन between achievement in mathematics and reasoning of students। और दूसरा हो जाएगा आपका there is no significant correlation between achievement in mathematics and anxiety of students। अब इसका ऑपरेशनल हाइपोथेसिस बताइए क्या होगा? भाग्यश्री, जी सर। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे? Sir, there is no significant relationship between achievement in mathematics and reasoning. If it is access with वो सर वो टूल का नाम और वो डेवलप जो करेगा उसका नाम रहना है वहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलेशनशिप नहीं आएगा, कोरिलेशन आएगा। जी सर। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अच्छा, ये सांख्यिकीय वाला मैं हिंदी में बताऊं या आपको समझ में आ गया? आ गया सर। कोरिलेशन की जगह सहसंबंध लिखना है, संबंध नहीं लिखना। संबंध रिलेशनशिप होता है, और कोरिलेशन के लिए जो हिंदी शब्द है वो सहसंबंध है। अब ये ऑपरेशनल देख लीजिए। अब यहां पे मेरे दो वेरिएबल हैं, एक अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग। तो इनके लिए जो टूल यूज होगा तो इसमें लिखेंगे व्हेन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स is assessed with the help of achievement in mathematics test,
developed by Bhagyashree. Developed by Bhagyashree and developed by Bhagyashree Nayak and reasoning with the help of reasoning with the help of Raven's progressive matrices. अगर आपको टूल का नहीं मालूम है तो आप ऑपरेशनल हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर बनाना होगा तो आपको टूल का नाम जरूर लिखना होगा। तो इस तरह से आपको ये पता लग गया कि रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं और स्टैटिस्टिकल कैसे लिखते हैं और ऑपरेशनल कैसे लिखते हैं। और उदाहरण लो क्या या कोई जरूरत नहीं है? सर दीजिए। आप बताओ, आप ऑब्जेक्टिव बता दो तो मैं उसका ले लूंगा। आप ऑब्जेक्टिव बताओ, मैं उसका आपको हाइपोथेसिस लिख के बता दूंगा। बोलो तवार। सर याद नहीं आ रहा। नहीं याद नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूं? फिर आप बता दो, मैं मीन वाला लिख के बताऊं या किस वाला लिख करके बता दूं? दो ही तो हैं, एक मीन एक कोरिलेशन। मीन वाला सर। मनीष? मीन वाला सर। मीन का, अच्छा। दो ग्रुप या दो से ज्यादा? सर दो ग्रुप। अच्छा, आप बताओ दो ग्रुप कौन कौन से लेने हैं आपको? आप तो कल आए नहीं थे तो आपको कोई थोड़ी मालूम है। चलो बताओ दो ग्रुप कौन कौन से लें। वो मैंने बता दिया है बट फिर दोबारा बता दूंगा। बताओ कौन कौन से दो ग्रुप लेने हैं? चलिए मैं एक लेता हूं। टू कंपेयर मीन scores of anxiety of government aided and private schools, anxiety of students या anxiety of teachers, anxiety of teachers
belonging to government, aided and private schools. इसकी हिंदी कौन करेगा? लिखिए इसकी हिंदी। शासकीय, अर्ध शासकीय एवं प्राइवेट की क्या होगी? निजी 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 विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के कुंठा, एंजाइटी को कुंठा कहते हैं ना, यस सर, यस सर, अध्यापकों के कुंठा के मध्यमानों में तुलना करना। अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हैं? कोई बताएगा क्या वेरिएबल कौन कौन से हैं? टीचर्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स। अरे तो वेरिएबल क्या हुआ? जेंडर होगा एक तो। जेंडर कहाँ? शासकीय स्कूल, अर्ध शासकीय स्कूल और निजी स्कूल। अरे तो ये जो 3 प्रकार के स्कूल हैं, ये तो इसके लेवल हैं। कौन से चर के लेवल हैं ये? टीचर्स, अरे बुद्धू कहीं के, तुम लोगों को स्कूल्स, कुछ भी नहीं आता। सर नॉमिनल लेवल। यहाँ पे एक वेरिएबल है आपका एंग्जाइटी और दूसरा वेरिएबल है आपका टाइप ऑफ स्कूल, टाइप्स ऑफ स्कूल। ये 2 चर हैं यहाँ पे। एक चर आपका कुंठा है और एक चर है आपका स्कूलों के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्कूल को स्कूलों के प्रकार कहेंगे, पाठशाला के प्रकार कहोगे, क्या कहोगे? विद्यालयों के प्रकार कहोगे, क्या कहोगे? अरे बताओ ना जल्दी से। विद्यालयों के प्रकार। चलो, तो अब अगर ये हैं तो इसका बताइए रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगा? बोलिए जी भाग्यश्री। Sir, there is no significant relationship between anxiety and types of school. भाग्यश्री मैं सही कह रहा हूं? अब तुम पढ़ाना चालू कर दो। नहीं सर। तुम एमएड की स्टूडेंट हो या टीचर हो? सर मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। एमफिल कहाँ से कर रही हो? एमफिल सर RI भुवनेश्वर। ओ यू आर इन यस सर। तो सेना जी सर। सेनापति पढ़ा रहा हूँ। सर ये तो कोविड की वजह से बंद हो गया था। अरे पढ़ा होगा। सर मेरा एमएड वहाँ से नहीं है। कहाँ से है? वो फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से MA इन एजुकेशन है सर। अच्छा एमए जी सर। वेरी गुड, नाइस। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई बताएगा क्या
there is no significant relationship between types of school and anxiety of teachers. इसकी हिंदी कौन बताएगा? हिंदी कौन बताएगा इसकी, या मैं बताऊं? अरे भाई जल्दी बोला स्कूलों के करो। प्रकारों और टीचर्स की कुंठा के मध्य कोई भी सार्थक अंतर नहीं है। अंतर है, अंतर लिखा है इसमें। अरे इसमें अंतर, संबंध है सर, संबंध। हाँ, फिर दोबारा बोलो। स्कूलों के प्रकार और शिक्षकों की कुंठा के मध्य कोई भी सार्थक संबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब भैया समझ में आ गया है हिंदी वालों? हिंदी वालों समझ में आया या बताऊं? यस सर। यस सर। यस सर का मतलब समझ में आया या मैं बताऊं? गए सर। आ गया समझ में? चलिए, अब भाग्यश्री, टेल मी द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। Sir, there is no significant difference in mean score of anxiety of government and private school teachers. फिर दोबारा बोलो। Sir, there is no significant difference in mean score of anxiety of government aided and private school teachers. वेरी गुड। Thank you. तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल हो गया। There is no significant difference in mean scores of anxiety of teachers or anxiety of government aided and private school teachers. No problem. Of teachers belonging to government aided and private schools. इसकी हिंदी कौन करेगा? हिंदी कौन करेगा इसकी? हाँ बोलो मोदी। सर एक मिनट सर। हाँ, शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों से संबद्ध शिक्षकों की कुंठा के मध्यमान स्कोर्स में कोई सार्थक अंतर नहीं है। स्कोर कहने की जरूरत नहीं है, कुंठा के माध्यम में सर, सॉरी सर, कोई सार्थक अंतर नहीं है। एक बार फिर बोल दो।
एक बार फिर बोलो मोदी। शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों से संबद्ध शिक्षकों की कुंठा के माध्यम में कोई सार्थक अंतर नहीं है। बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आने लगा ना मोदी? हाँ सर, आप सर सुनाई नहीं दिया। नहीं आए थे, आज आ गया ना समझ में? जी जी सर, बिल्कुल सर। इसका ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा? यहां मैं क्या लिखूं? मनीष, इसकी हिंदी बता दो। सर लास्ट सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। नहीं, कोई नहीं आएगी, मैं आपकी मदद करूंगा। चलो, आपका नाम इसीलिए मैंने लिखा है। शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालय से संबद्ध शिक्षकों की कुंठा के माध्यम में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि कुंठा का कुंठा का आकलन, कुंठा का आकलन स्केल डेवलप कुंठा की स्केल मनीषा द्वारा निर्मित कुंठा की स्केल के द्वारा किया। ठीक सर, तो ये लास्ट सेंटेंस ही नहीं बन रहा था। चलिए मैं बताता हूं। जी सर। शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुंठा के माध्यम में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि मनीष मोदी द्वारा निर्मित कुंठा स्केल की सहायता से कुंठा का आकलन किया जाए। तो ये 3 प्रकार के आप लोगों के ये हाइपोथेसिस हैं, लेकिन अक्सर लोग बाग जो हाइपोथेसिस लिखते हैं वो ऑपरेशनल नहीं लिख पाते, क्योंकि उनको कई बार टूल का पहले से पता नहीं रहता है। और जब तक आपको टूल सुनिश्चित ना हो जाए तब तक आप ऑपरेशनल हाइपोथेसिस लिखना बहुत ही कठिन है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अक्सर जो हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, या तो वो रिसर्च हाइपोथेसिस लिखते हैं और या वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लिखते हैं। शोध परिकल्पना या
सांख्यिकीय परिकल्पना इन दो में से अक्सर लिखते हैं। और जो आपको कि वो शून्य है या दिशाई है, इसका निर्धारण होगा आपके बेस पे, जो मैं आपको बेसिक बता चुका हूं। अब क्या और उदाहरण दूं या आपको समझ में आ गए हैं? हाँ जी, आपको समझ में आ गए या और उदाहरण दूं? भाग्यश्री आ गए हैं अच्छा, आगे सर। तो मैं आगे चलूं? सर। जी सर। अच्छा, अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि हाइपोथेसिस क्या है, आपको उसके आधार पता चल गए, आपको हाइपोथेसिस के प्रकार पता चल गए और हाइपोथेसिस की फॉर्म्स पता चल गई और हाइपोथेसिस की वर्डिंग आपको पता लग गई कि किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूं कि क्योंकि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है या इंटेलिजेंट गैस होता है, तो इसकी टेस्टिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बता रहा हूं। और अगर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। एक को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डीएफ से डिनोट करते हैं, और दूसरा है इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में हम कहेंगे स्वतंत्रता का अंश, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम हिंदी में कहेंगे सार्थकता का स्तर। अब लीजिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। भाग्यश्री, आपको मालूम है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? जी सर मैं एग्जांपल दे के बता सकती हूँ। जी सर, अगर हमारा टोटल स्कोर 100 है और हमें ऐसा स्कोर मतलब ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है, 5 नंबर सिलेक्ट करता है जिसका टोटल 100 होना है, तो हमारे पास 4 बार फ्रीडम होता है कि हम कुछ भी नंबर्स ले सके, और वो 5th टाइम हमारे पास नहीं होता है। जैसे अगर 4th टाइम हमारा टोटल 80 हो गया तो हमें 5th वाला जो हमें 20 ही लेना पड़ेगा। ये नंबर दिया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मुझे ठीक से नहीं मालूम। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बेटा आपको, नो जी प्रॉब्लम। सर। हाँ, और कोई बताना चाहेगा क्या? बट भाग्यश्री, आपका उदाहरण ठीक था, कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। हाँ जी, बोलिए जी, कोई और बताना चाहेगा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ओम प्रकाश, चलिए मैं बताता हूं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखिए, इसमें एक शब्द है फ्रीडम। फ्रीडम का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र। अगर आपको सोना हो तो दिन और रात में आपको टोटल कितने घंटे हैं सोने के लिए आपके पास में? चौबीस घंटे। एक बार फिर बताना भाग्यश्री। सर 24 घंटे। पूरा 24 आवर्स। बिल्कुल ठीक है। तो आपके फ्रीडम का मतलब है टोटल अवेलेबल ऑप्शंस।
अगर भाग्यश्री आपके पास में 300 सूट हैं तो आपकी कितनी फ्रीडम है? सर समझी नहीं। इफ यू हैव 30 सूट्स, आप साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं? सर सूट। अगर आपके पास में 300 सूट्स हैं तो आपकी टोटल फ्रीडम कितनी है सूट पहनने की? सर वो तो 299 बार, और एक तो वो मुझे जो रह जाएगा वो मुझे पहनना ही पड़ेगा। वो जो पहनना है वो 300 में से ही तो छाटोगी। जी सर। आपकी टोटल फ्रीडम कितनी हो गई? 300 हो गई। 300 सर। अगर घर में 2 सब्जियां बनाई हैं तो आपकी टोटल फ्रीडम क्या है सब्जी खाने की? 2 2 है। 2 में दो से है सर, खा लो, दोनों खा लो, एक खा लो। अगर एक ही सब्जी बनाई है तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं, वही खाना पड़ेगा। वही खानी पड़ेगी। वेरी गुड। तो फ्रीडम का मतलब होता है टोटल अवेलेबल ऑप्शंस। जितनी आपके पास में ऑप्शंस हैं वो ही आपकी फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब है डिग्री। यस सर। अगर मैं डिग्री कहूं तो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये टोटल अवेलेबल ऑप्शन से ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम होनी चाहिए। वेरी गुड। तो ये कम होनी चाहिए। कम क्यों होगी? ये नियम क्या करते हैं? नियम आपकी फ्रीडम को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? सर कम कर देते हैं, घटाते हैं। कम करते हैं। देखिए, जब आप कॉलेज में जाती हैं तो कॉलेज के नियम है ना? यस सर। उन कॉलेज के नियम के अनुसार आपकी फ्रीडम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। जब आप अपने घर आओगे, घर के नियम है या नहीं है? यस सर। है सर, Yes, sir. है। यस सर। जब आप रोड पे स्कूटर चलाती हो तो रोड पे गाड़ी चलाने के कुछ नियम है या नहीं है? Yes, sir. है सर, है, होते हैं। जिस जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जिस धर्म को आज आप मान रहे हो, उसके भी कुछ नियम है या नहीं है? यस सर, है। तो इन सारे नियम से आपकी फ्रीडम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो ये जो फ्रीडम माइनस होगा टोटल रेस्ट्रिक्शंस। हमारी फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे ही रेड लाइट आई तो हमको इमीडिएटली अपना वाहन बंद वहीं पे रुकना पड़ेगा, हम आगे नहीं जा सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शन है। आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो जो ट्रेन का टाइम है उससे पहले आपको जाना ही होगा, वरना तो ट्रेन चली जाएगी। तो ये मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ गए आप? जी सर। ऑप्शंस हैं और कितनी ज्यादा उसमें अंकुश लगाए हुए हैं। जब भी आप बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ बोलो भाग्यश्री, कुछ पूछ रही हो क्या? बोलो। सर ये अंकुश को हम पाबंदियां भी कह सकते हैं कि जितनी पाबंदियां लगी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है, पाबंदी भी कह सकते हो। सही बात है। जब आप डॉक्टर के पास
पास जाती हो और डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं, तो कई बार डॉक्टर क्या बताते हैं कि जब तक आप दवाई लो ये मत खाना, ये मत खाना, कहते हैं या नहीं कहते हैं? यस सर। कहते हैं। तो डॉक्टर ने क्या कर दिया? पाबंदियां लगा दी या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो उससे आपकी स्वतंत्रता बढ़ी या घटी? घटी सर, कम हुई। घटी। अब आपको समझ में आ गया कि स्वतंत्रता का अंश किसे कहते हैं? यस सर। अब जैसे कई बार बच्चा, जब आप कभी छोटे हुआ करते थे तो आप अगर शाम को बाहर आपको खेलने जाना है तो आप मम्मी से पूछते थे कि मम्मी मैं खेलने जाऊं, तो मम्मी अक्सर क्या कहती थी आपकी? प्रिया, पहले होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही जाना पड़ेगा। आपने कह दिया मैंने होमवर्क कर लिया, देख लीजिए। हाँ। फिर क्या कहा? टाइम लिमिट दे देते थे कि इतने टाइम में वापस आना है। वेरी नाइस। तो पेरेंट्स ने आपकी फ्रीडम को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया सर, रेस्ट्रिक्शन दे दिया, कम उसमें कर दिया, पाबंदियां बांध लगा दिया। अब बात समझ में? कई बार जब बच्चा खाना खाता है और उसने एक चपाती खा ली और वो दूसरी चपाती मांगता है, तो कई बार मम्मी क्या कह देती हैं? कई बार छोटे बच्चे को मम्मी दूसरी चपाती देती हैं या नहीं देती? नहीं देती। देती। नहीं देती। वो ये नहीं कहती देती। है अगर ये खाओगे, पहले वाला खत्म। नहीं पहले वाला तो खत्म कर लिया उसने, लेकिन दूसरे वाला वो कहेगी अगर आप ये दूसरी लोगे तो रात को फिर कहोगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो उसको नहीं देती है, वो कहती है एक ही। तो इस तरह से जिंदगी में आप में से अगर बाई चांस कोई मैरिड है, मुझे नहीं मालूम है आप में से कोई मैरिड है या नहीं है, कोई है क्या मैरिड? अच्छा प्रिया आप है क्या? यस सर। जब आप मैरिड नहीं थी, आप घर पे हो तो पेरेंट्स के यहाँ थी, तब कितने बजे उठती थी संडे को? अगर याद, सर डिपेंड करता है संडे को कितने सर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बताओ ना। जब मन करे तब सर 8 o'clock 10 o'clock। वेरी गुड। और शादी के बाद में संडे को कितने बजे उठती हो? सर वही टाइम 6 o'clock 5:30 6:30 एंड। और शादी से पहले इतनी जल्दी उठती थी क्या? सर काम रहता है तो उठते थे, लेकिन ऐसे विदाउट कोई रीजन नहीं। हाँ, काम नहीं होता था, संडे होता था तो संडे को 8 10 11 बजे उठती थी, लेकिन शादी के बाद तो 10 11 बजे नहीं उठती ना। नो सर। तो आपकी फ्रीडम क्या हो गई? सर उस पर पाबंदियां लग गया, अंकुश लग गया, रेस्ट्रिक्शन। अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर, बहुत अच्छे से। ज्यादा अच्छे से आ गया क्या? हाँ सर, मतलब अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्लियर हो गया। दिमाग से क्लियर हुआ या दिमाग में क्लियर हुआ? सर दोनों, दिमाग से भी क्लियर हो गया और दिमाग में क्लियर हो गया। माय गॉड, अगर दिमाग से क्लियर हुआ ना प्रिया, फिर तो कुछ भी याद नहीं रहेगा बेटा। नहीं सर, मतलब दिमाग से क्लियर हो गया कि क्या इसका आंसर क्या आना चाहिए ऐसा। अरे गोड से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। You cannot prepare hypothesis. You have to formulate hypothesis. Okay, sir. Doctor Okay, sir. Okay. Rohit Das, it's not preparation. Yes, sir. So I thought I must tell you. So it is the formulation of hypothesis. Correct? Sir, okay, right, absolutely right. Have you understood Godse or you want to ask a Yes, question? yes, understood, sir. Thank you very Understand. much. Okay. Now we go ahead.
अब देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि चूज एनी 4 numbers so that mean is equal to 4, what is the degree of freedom? सर 4। ओके, और बोलिए जी, 4। और बोलिए। जी सर। वेरी गुड, 3 वेरी गुड। भाग्यश्री, वेरी गुड। थैंक यू सर। आप कौन पढ़ा रहे हैं? सेनापति जी पढ़ा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। जी सर। उनको धन्यवाद कहना। यस सर, कह दूंगी। क्या कहोगी? सर ने धन्यवाद बोला आपको। कौन सर? सनसनवाल सर ने। ये बोल। जी सर। करेक्ट, उन्होंने अच्छा पढ़ाया है आपको। वेरी नाइस। हाँ जी, बोलिए। चूज एनी 4 नंबर सो दैट मीन इज इक्वल टू 4। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? प्रिया? 3। ओके। विवेक? जी सर, 3 होगा। 3। ओके। मनोज? ओके। PR वर्मा? ओके। अंजलि? सर 3। वेरी नाइस। क्यों होगा 3? सर 4 में से 3 को तो हम चॉइस कर सकते, लेकिन 4th वाले को तो हमें लेना ही पड़ेगा लास्ट में। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इसका मतलब है, ये कहता है चूज एनी 4 नंबर, एनी 4। और जब मैं एनी 4 कह रहा हूं, तो क्या मैं ये नंबर ले सकता हूं या नहीं ले सकता? क्या मैं इतना बड़ा नंबर ले सकता हूं या नहीं ले सकता? नो सर। क्यों? ये तो कह रहा चूज एनी 4 नंबर। उसने ये कोई थोड़ी कहा है कि सिंगल डिजिट नंबर लो या डबल डिजिट लो। इसने तो ये कहा है चूज एनी 4 नंबर, कोई भी 4 नंबर लो, तो ये मैं ले सकता हूं। हाँ सर, इनमें से 4 कोई ले सकते हैं। कोई भी नहीं ले सकता हूं। मैंने एक नंबर ये ले लिया, दूसरा नंबर मैंने ये लिया, ये ले सकता हूं या नहीं ले सकता? माइनस ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको पॉजिटिव ही नंबर लेने हैं। यहां तो आपको छूट दे रखी है कि कोई भी आप 4 नंबर लो। अब मैं तीसरा नंबर 0 ले सकता हूं या नहीं? ले सकता हूं, लेकिन चौथा नंबर मैं अपनी इच्छा से नहीं ले सकता। चौथा नंबर वो होना चाहिए जो कि इन चारों का अगर आप योग करो, टोटल करो, तो टोटल कितना आना चाहिए? 12 सर। इनका टोटल आपका 16 आना चाहिए, तभी मीन 4 आएगा। तो इसका मतलब ये चौथा नंबर आपके हाथ में नहीं है। ये चौथा नंबर वो होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दैट का मतलब है कंडीशन, शर्त है कि शर्त ये है कि मीन 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है।
अब ये समझ में आया कुछ? यस सर। तो क्योंकि जी सर। मैंने बताया था कि टोटल अवेलेबल ऑप्शन आपके टोटल अवेलेबल 4 हैं कि एनी 4, रेस्ट्रिक्शन 1 है मीन की। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कह दूं सो दैट मीन इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? 2 हो गई सर। एक दो। तो मीन 4 आना चाहिए और SD 1 आना चाहिए। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? भाई टोटल अवेलेबल ऑप्शन कितना है आपके पास में? 4 नंबर है सर। और रेस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? 1 2 सॉरी 2 सर 2 आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना चाहिए सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2 सर 2 आना चाहिए। अब आ गई बात समझ में? यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रेस्ट्रिक्शन बढ़ाता जाऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती जाएगी? कम होगी सर। बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। चली जाएगी। डाइवर्सिव प्रोपोर्शनल। हाँ ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब मैं चलो आगे चलता हूं। अगर मान लीजिए मैं एक चर ले रहा हूं जेंडर, ये मेल है और ये फीमेल है। मैं कहता हूं कि आप आप 35 मेल लीजिए जिनका एवरेज वेट 58 kg हो, तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? सर ये N1 क्या है? ये 35 मेल हैं। N1 का मतलब नंबर, मेल का नंबर है कि 35 मेल हैं जिनका आपने वेट लिया और उनका एवरेज वेट 58 किलो आया, तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 34 सर। वेरी गुड, 34 सर। वेरी गुड। कैसे आया? क्योंकि सर सभी 35 का वेट है। बिल्कुल ठीक। तो 35 माइनस क्या किया आपने? 1 1 क्यों किया? क्योंकि सर सभी का वेट सर क्योंकि अंकुश किसका लगा हुआ है? सर यहाँ पे मेन 58 kg होना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन लगा है इसलिए 35 माइनस 1। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मीन का लगा है, तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा इसलिए 35 माइनस 1 हो गया। और 35 को मैंने किससे डिनोट किया है? नंबर है सर। 35 की जगह में N1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यस सर। लिख सकते हैं सर। आगे बात समझ में? यस सर। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में N2 मतलब फीमेल का नंबर है, अगर मेरे पास में फीमेल 47 है और इनका आप वेट लें ताकि इनका जो वेट आए एवरेज वेट वो बराबर मान लीजिए 41 kg आए, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 46। 46 सर। यहाँ पे मेरा
मैं इसको DF 2 कह सकता हूं या नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. DF 2 हो जाएगा 47 - 1, और 47 मैंने कौन सा सिंबल यूज किया है? N2 minus 1. N2 कर दिया, और यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? yes sir, yes sir. अब अगर मैं कहूं टोटल स्वतंत्रता का अंश कितना होगा, तो क्या होगा यहां पे? सर ऐड कर देंगे शायद N1 plus N2 minus 2. 34 और 30 वो 46 को। बिल्कुल ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाना चाहिए? टू सर। बताओ कितना होगा? 80 82। सर 82 मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। 82 सर N1 plus N2 minus 2. प्लस ये हो जाएगा ना? यस सर। और अगर मैं ये ब्रैकेट खोल दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? N1 plus N2 minus 2। बिल्कुल ठीक है। ये किसने बताया है? सर संध्या शर्मा। वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। इंटेलिजेंट हो या नहीं हो? अरे इंटेलिजेंट हो या नहीं हो? सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया सर, इंटेलिजेंट तो नहीं है। इंटेलिजेंट हो बेटा, क्यों नहीं हो? संध्या 100% इंटेलिजेंट हो। आप एमएड की छात्रा है ना? यस सर। हाँ, चलिए, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो जब भी आपको दो समूह के मीन का अगर तुलना करनी है, तो वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इस फॉर्मूले को लेकर के आप निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला है DF = N1 plus N2 minus 2। ये फार्मूला केवल जब लागू होगा जब आपके पास में दो ग्रुप हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कुछ कंसेप्ट पता चल गया। अब बताइए Yes, ये अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 0 हो सकती है क्या? सर जब डिग्री ऑफ मतलब जो नंबर दे रहे हैं वो और जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है अगर दोनों सेम हो तो वो माइनस होके 0 हो सकती है शायद। नहीं, अगर 0 हो तो उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कहोगी क्या? नहीं सर, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ही नहीं रहेगी, वो माइनस हो जाएगी। दोनों मतलब बराबर रहेंगे। अब जब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन, जैसे अगर हम यहाँ पर जैसे 4 लिया था फॉर एग्जांपल, अगर हम रेस्ट्रिक्शन भी 4 दे देते तो दोनों मिला के 0 हो जाता। करेक्ट। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? प्रिया, सर मान 0 हो सकता है लेकिन फिर वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगा। अरे भाई, फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्रीडम ही नहीं रही तो हाँ। डिग्री कहां से होगी? हाँ तो सर मतलब नहीं रहेगा, 0 हाँ, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 नहीं हो सकता, ओके सर। क्योंकि फ्रीडम ही नहीं है तो वो डिग्री होगी नहीं वहां पे। जी सर।
ये बात तो न्यूनतम मान डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना होना चाहिए? 1। वेरी गुड। 1 होना चाहिए सर। कम से कम 1 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला यस सर। आप लोग बाग सांख्यिकीय अभी पढ़ा तो नहीं होगा ना आपने सांख्यिकीय, या कुछ पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा। ओके, ऑल राइट। तो सांख्यिकीय में, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगी कि टी टेस्ट पढ़ेंगी वहां पे। ये टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसका उपयोग दो समूह के तीनों में सार्थक अंतर है या नहीं है वो पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस स्टैटिस्टिक की कुछ मान्यता है, एजम्पशंस हैं। एक एजम्पशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कभी मंदिर में गए हो और मंदिर में जो घंटी है वो अगर आप नीचे से देखें तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा है, उसको बेल शेप कहते हैं, यानी घंटी के आकार जैसा होता है, वो मैं बता दूंगा। और दूसरा होता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है कि जितनी भिन्नता एक ग्रुप में है उतनी ही भिन्नता दूसरे ग्रुप में होनी चाहिए। ये जैसे मैंने मेल और फीमेल लिए हैं, तो जितनी मेल के वेट में भिन्नता है उतनी ही भिन्नता फीमेल के वेट में होनी चाहिए। अगर वो दोनों भिन्नताएं बराबर हैं तो उसी को हम कहते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ वेरायंस। अब वेरायंस को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, कोई बताएगा क्या आप में से वेरायंस किसको कहते हैं? जब सर विविधता है, फिर बोले। पता नहीं भैया, आप तो बहुत मुश्किल बोल रही हो, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अगर ये मानक विचलन आप किससे डिनोट करती हो, एस से करती हो या सिग्मा से करते हो? बीएड में पढ़ा होगा। सिग्मा से। अच्छा, अगर सिग्मा से करती हो तो चलो मैं सिग्मा यहाँ पे ले लेता हूं, मेरे पास में सिग्मा है, ये सिग्मा आ गया। तो यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, तो मेरे पास में सिग्मा सिग्मा 1 आया, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये वेरिएंस आ गया। ये बराबर है सिग्मा 2 का स्क्वायर। क्योंकि दो ग्रुप हैं तो जितनी भिन्नता एक में है उतनी ही भिन्नता दूसरे में है। और जब ये होता है तो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है वो ये है जो मैंने यहां पे लिखा है। लेकिन अगर आपका टी की एजम्पशन ये है
अगर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इज नॉट एज्यूम्ड, इसका मतलब है जितनी भिन्नता एक समूह में है उतनी ही भिन्नता दूसरे समूह में नहीं है। यानी एक समूह में कम है तो दूसरे समूह में ज्यादा है। अगर ये है तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फार्मूले की सहायता से नहीं निकाल सकते। फिर जो आपका फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। बता दो या रहने ना दूं? सर बता दीजिए। सर। समझ में आ जाएगा या नहीं? सर आ जाएगा। चलो मैं बता रहा हूं। आप ये आपका अध्यापक शायद नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको मालूम नहीं है बेचारे को। अगर कोई आपको सांख्यिकी पढ़ाए उनसे पूछना कि जी जब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इज नॉट एज्यूम्ड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, और देखना वो बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो ये है फॉर्मूला है सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, उसके बाद में माइनस सिग्मा 2 is sigma 2 square upon n2, और इस सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय और ये किस किताब में दिया हुआ, मैं आपको किताब का भी नाम बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है आपको। कि सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, फिर प्लस ये सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी फ्रैक्शन में आ सकती है, और ये फार्मूला हर किताबों में नहीं दिया हुआ है। और इस किताब का नाम मैं बता देता हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय एन ब्लैक की किताब है। ये 2007 का एडिशन है। इस किताब में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और जब भी हम एक सॉफ्टवेयर की सहायता से निकालते हैं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कई बार फ्रैक्शन में आ जाती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों आई है, वो इसकी वजह से आई है। या एक दूसरी किताब है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स।
भाई एंडरसन की किताब है। इन दो किताबों में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको, इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली स्वतंत्रता का अंश का मान फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम होल नंबर में होती है। क्यों? क्योंकि n माने नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी। आप काउंट करते हैं कितने पार्टिसिपेंट है, बोले 25, 1 2 3। कितनी सब्जियां हैं, बोले 10, 1 2 3। काउंट कर, जब आप काउंट करते हैं तो ये कभी भी आधा नहीं हो सकता, ये हमेशा होल नंबर में होगा। तो क्योंकि n1 होल नंबर में है और n2 होल नंबर में है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब अगर वो चीज उपस्थित है तो आप एक डंडा लगाते हैं, और उपस्थित नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लगाते। तो आवृत्ति का मतलब जो उपस्थित है उसको आप काउंट करते हैं, जो उपस्थित नहीं है उसको आप काउंट नहीं करते। तो इसलिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। तो आवृत्ति कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, हमेशा होल नंबर में होती है। आप कहो कितने कंप्यूटर, बोले 10, आप नहीं कह सकते 10.5, 10.15। किताबें कितनी है, 5,600, आप नहीं कह सकते 5,600.1, नहीं कह सकते। रंग कितने होते, 7 कलर होते हैं, आप 6.5 नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम का। आपको नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाता हूं। ये समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। अब मैं आपको बताता हूं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता का अंश। तो देखिए, आप कभी बस में सफर किया है आप लोगों ने? यस सर, किया है। अगर बस भरी हुई है तो कभी किसी ने आपको धक्का दिया है या हाथ से कोहनी से मारा है क्या? यस सर। यस सर, तो जब होता है। आपने कहा भैया सीधे क्यों नहीं खड़े हो जाते, आप क्यों मारे, तो उसने सॉरी कहा या नहीं कहा? यस सर। तो उसने सॉरी क्यों कहा? क्योंकि सर गलती है इसलिए। तो इसका मतलब है कि जो घटना घटती है वो या तो वास्तव में घट जाती है और या वो गलती से घटती है। ठीक है, जैसे आपने घर गए और एक कप रखा है नीचे चाय का, और आप गए और आपने पैर से उसको डाल दिया, तो वहां व्यक्ति बैठा है, वो क्या क्या कहेगा आपको? तुमको दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं दिया। तुमको दिखाई नहीं देता, सही बात है। तो फिर आप क्या कहोगे? गलती से ध्यान नहीं दिया या गलती से हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो घटना घटती है या तो वास्तव में घट जाती है और या वो अनजाने में घट जाती है। ठीक है ना? तो या तो अगर मान लीजिए अभी बारिश हो जाए
तो ये बाई चांस है या नॉट बाई चांस है? बाय चांस सर। बाय चांस सर। बाई चांस है। आपके कोहनी मार दिया, तो ये बाई चांस है या नॉट बाई चांस है? सर नॉट बाय चांस, क्योंकि जानबूझकर मारा है। जानबूझ के मारे। बाई चांस भी तो हो सकता है भाई। तो जो भी घटना घटती है वो एक तो होती है नॉट बाई चांस, और एक होती है बाई चांस। जब नॉट बाई चांस का मतलब होता है ये इंटेंशनल। अगर बारिश के दिन हो और बारिश के दिनों में बारिश हो जाए तो वो बाई चांस है या नॉट बाई चांस है? सर नॉट बाय चांस। नॉट बाय चांस। वो तो है ही भैया, बारिश तो होगी, बारिश के दिन है। और जो बाई चांस होती है उसको हम एरर कहते हैं, त्रुटि। जैसे आप खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हो, क्यों धोते हो? सर क्योंकि इंटेंशनल है वो। और अगर आप अपने हाथ धो करके माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएं तो आपको क्या पता लगेगा? सर बैक्टीरिया कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं? बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि आप गंदे हाथों से खाना खाते हो। यस सर। हाँ ठीक है ना। आप प्लेट धोते हो, अगर प्लेट को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओ तो तब भी सर बैक्टीरिया उसमें भी बैक्टीरिया दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आप गंदे हाथों से खाना खाते हो और गंदी प्लेट में रख करके खाना खाते हो, करेक्ट ना? यस सर। गंदे हो, करेक्ट? नहीं सर। नो सर, हम तो साफ सफाई एडजस्ट करो। आज ये गंदे हो या नहीं हो? नहीं नहीं सर। सर। क्योंकि ये जानबूझ करके नहीं है, आपने तो हाथ धोए हैं। आप जब कब आप अपने कपड़े धोते हो तो क्या 100% डिटर्जेंट निकल जाता है क्या? नहीं सर, कुछ परसेंटेज रह जाता है। तो इसका मतलब है कोई भी आप काम करोगे तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि होने के चांस रहते हैं। ठीक है। तो जो चीज इन दोनों में अंतर करे उसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। सार्थकता का स्तर है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं आपको हिंदी में पहले बताऊं, अंग्रेजी में बता दूं? सर हिंदी में भी बताइए और इंग्लिश में भी बताइए। सार्थकता का स्तर वास्तविक और त्रुटिपूर्ण परिणाम के बीच वास्तविक और त्रुटिपूर्ण परिणाम को डिफरेंशिएट को क्या कहेंगे? में अंतर करती है। A level of significance refers to the line which differentiates between occurrence of event by chance
occurrence of event by chance and not by chance. कि by chance or not by chance के बीच विभाजितीय रेखा को सार्थकता का स्तर कहते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट करेंगे? मेरे परिणाम के बीच वास्तविक और त्रुटिपूर्ण के बाद नहीं लिख पाई। मैं फिर दो, आप पढ़ो, आपने क्या लिखा है? सार्थकता का स्तर वास्तविक और त्रुटिपूर्ण परिणाम के बीच वास्तविक और त्रुटिपूर्ण। नहीं, लिखिए, फिर दोबारा से लिखिए आप। यस सर। वास्तविक और त्रुटिपूर्ण परिणामों के बीच अंतर करने वाली रेखा को सार्थकता का स्तर कहते हैं। ओके सर। अब देखिए, कोई भी आप काम करोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई तो त्रुटि होने के चांसेस हैं या नहीं है? है सर। है सर। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी शोध करोगे उसमें भी त्रुटि के चांसेस हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो सब इकट्ठा मिलकर के उन्होंने सोचा कि लोगों को कितने % त्रुटि करने की छूट दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई 5% से ज्यादा नहीं देना है, मैक्सिमम 5% त्रुटि जो एरर है वो उसकी इजाजत है, लेकिन 5% से ज्यादा की इजाजत नहीं है। तो 5% का क्या मतलब हुआ? 5% का मतलब हुआ अगर आप किसी शोध को 100 बार बिना कुछ परिवर्तन किए अगर रिपीट करते हो और 95 टाइम्स आपको सेम रिजल्ट मिलता है, बट 5 टाइम्स का रिजल्ट में डिफर, तो ये रिजल्ट क्यों डिफर हुआ? सर त्रुटि के कारण या लेवल। तो कितने % त्रुटि हुई यहाँ पे? 5%। 5% तो 5% जो ये एरर हुई, तो इसको मैं कह सकता हूं 5/100, क्योंकि प्रतिशत 100 होता है। तो ये कितना हुआ? 0.05। तो 0.05 को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और 95 टाइम्स अगर वो ही रिजल्ट आए, आपका कॉन्फिडेंस कितना हो गया? 95%। 95% आपका कॉन्फिडेंस हो गया कि भैया यही रिजल्ट आएगा। और 5% आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कोई त्रुटि हो गई हो। और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कहना पड़ेगा आपको? सर सुनाई नहीं दिया। सर दोबारा रिपीट करो। कि अगर ये बच्चा बोलता रहेगा तो या तो बच्चा बोलेगा या मैं बोलूंगा।
म्यूट कर ले अपने आप को। लालू जी, ये लालू जी का बच्चा था, चलो उन्होंने म्यूट कर दिया। अब मैं फिर दोबारा कि आप अगर वही रिजल्ट 95% आता है तो ये आपका कॉन्फिडेंस हो गया, और क्योंकि 5% त्रुटि होती है तो ये त्रुटि में आ गया, ये एरर आ गया। और जब 5% होती है तो उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि 0.05 सार्थकता का स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको कहेंगे। अगर कोई भी शोध 100 बार करते हो और 5 बार वो ही रिजल्ट नहीं आए तो वहां पे एरर 5% होगी। या तो ये कहो 5%, और या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहना है तो क्या कहोगे? 0.5%। 0.05। 0.5 नहीं, 0.05। और अगर आप कोई भी रिसर्च 100 बार रिपीट करते हो और 99 टाइम्स सेम रिजल्ट आए एंड वंस द रिजल्ट में डिफर, तो यहां पे कितना कॉन्फिडेंस हुआ? 99%। 99%। यहाँ एरर कितनी हो गई? 0.01। 1%। एरर, जब मैं एरर कहूं तो आपको 1%। 1%। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो गया? 0.01। 0.01। ये बात समझ में आ गई? यस जी सर। इसका मतलब जितनी त्रुटि आपकी कम होगी उतना ही सार्थकता का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रहा हूं। मान लीजिए एक है 0.8 है, एक है 0.008 है, एक है 0.01 है, एक है 0.05 है, और एक है 0.2 है। तो इनमें से सबसे उच्च स्तर कौन सा है? 0.8। 0.01। या एक एक करके बोलिए, मैं पूछता हूं। संध्या जी बोलिए। सर 0.2। ऑल राइट। सुरेश कोतवानी बोलिए जी। 0.008। 0.008। डॉक्टर गोडसे बोलिए जी, कौन सा है? शिंदे बोलिए। 0.008 सर। ये देखिए, यहाँ पे अगर प्रतिशत एरर निकालना है आप इसको 100 से गुना करोगे, और 100 से गुना करोगे तो यहाँ पे एरर कितनी आएगी? 80%। 80% आ गई। तो ये 80% एरर हो गई। यहाँ कितना आया? दूसरे में कितने परसेंट आया? 8%। 8%। आया यहाँ पे 80 आ जाएगा। 80 चाहिए। अरे सर 0.8। 0.8 आएगा सर, 0.8%। ठीक है, 0.8 आएगा। और नीचे वाले में कितना आएगा? सर 1%।
5%। इससे नीचे वाले में कितना आएगा? 5%। 5%। 5%। इसके नीचे वाले में कितना आएगा? 20%। तो किसमें एरर सबसे कम है? 0.8। तो कौन सा लेवल सबसे उच्च हो गया? 0.008। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और एरर में क्या संबंध है, पता चल गया आपको? यस सर। क्या संबंध है? सर जितना कम होगा वो त्रुटि उतनी ही कम होगी। हाँ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। इतनी ज्यादा एरर होगी, परसेंटेज ऑफ एरर, जितनी एरर ज्यादा होगी उतना लेवल कम होगा, और जितनी एरर कम होगी उतना ही सार्थकता का स्तर ज्यादा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। सर एक प्रश्न था। हाँ बोलो। हेलो। बोलो। हाँ सर, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो 5% और 1% होता है, ये एजुकेशनल रिसर्चेस में ही होता है ना? और मेडिकल साइंसेस में नहीं, 0.001 पर देखा जाता है ना? नहीं, ये मेडिकल में भी ये होता है, हर जगह होता है, ये साइंस में भी होता है। लेकिन जहां पर के इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, वहां पे ये 0.005 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। आपने मालूम है कि अभी जो ये 2 वैक्सीन निकली हैं, तो इनमें कितनी एरर है? जो 0.001। अरे भाई, आप 0.0001। आप मनीष, आप क्या उसके हैं, मेडिकल के हो क्या? नहीं सर, एमएड स्टूडेंट हूँ मैं। तो आपको मालूम ही नहीं है। ये देखिए, ये जो निकली है ना वैक्सीन, जो पूना वाला ने निकाली है, वहां पे वो उसके 92% उसकी इफेक्टिवनेस है, मतलब 8% वहां पे एरर है। और जो कोवैक्सीन निकाली है हैदराबाद बायोटेक वालों ने, वो 51% है, उनका 9% एरर है। ऐसा नहीं है कि वहां पे इतने परसेंट है। चलिए और बोलिए। तो ये आपका डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा कंट्रोल करोगे, जितने अच्छे आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, उतनी ही आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उच्च हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं। और बोलिए जी। सर कोई इसका स्टैंडर्ड लेवल होता है हर सब्जेक्ट में? हाँ। हाँ बोलो मुकेश। ये सर, इसका कोई स्टैंडर्ड लेवल है हर सब्जेक्ट या हर उसके लिए? हाँ, एक्चुअली क्या है, इसका जो है, जहां पर के आपके जो डेटा आएगा उसमें जितनी त्रुटि कम होगी, उतना ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो सोशल साइंस हैं और ह्यूमैनिटीज हैं, उनमें मैक्सिमम अलाउड एरर 5% है, 5% से ज्यादा नहीं हो सकती है ना। और कम से कम 1% से कम हो सकती है, क्योंकि सोशल साइंस में हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितना कम कंट्रोल होगा उतनी एरर ज्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन हम 5% से ज्यादा त्रुटि नहीं ले सकते। ये 5 यहाँ पे लिमिट है आपके सोशल साइंस में और साइंस में भी। यस सर, ओके ओके ओके। और बोलिए जी। और कोई किसी का सवाल हो, फिर मैं इसको बंद करता हूं। बोले रोहिदास गोडसे। डॉक्टर गोडसे बोलिए ना। चलिए, हाँ बोलो प्रिया।
नो सर, कोई बात। चलिए जी, थैंक यू वेरी थैंक यू सर। 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 थैंक